नमस्कार मित्रों अभी तक हमने एनाटॉमी की 8 कक्षाएं पूरी कर ली है और उसमें 2017 से अभी तक के जो प्रश्न हैं 2023 तक के पहले वो सब हमने अच्छे से विचार पूर्वक देखे। अब हम जून 2023 के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। इसमें एक प्रश्न आया है आपका जो कि कॉपर के संदर्भ में है, ताम्र के संदर्भ में, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ऑनलाइन पे भी मैंने सर्च किया लेकिन कोई प्रॉपर सही सही आंसर नहीं मिल पाया। तो इन्होंने क्या क्या फंक्शन दिए हैं, प्रोवाइड नेचुरल कलर ऑफ स्किन एंड हेयर। इन्होंने जो माना वो ए और ई सही माना है, ए और ई। ऑक्सीजनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड विटामिन सी। तो कुछ साइट्स पे इसको ए को डायरेक्टली सही नहीं माना क्योंकि कॉपर मेलाटोनिन या मेलानिन के बनने के लिए जिम्मेदार है, सो मेलानिन के लिए। और मेलानिन फिर आपकी स्किन और हेयर की कलर के लिए जिम्मेदार है। तो इस परंपरा के आधार पे तो ठीक हो सकता है। कुछ साइट्स ने डी और ई को ठीक माना, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड सेल्स आदि या फैटी एसिड। और कहीं कहीं पर इसको भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ठीक मान लिया है, तो कोई प्रॉपर नहीं बन पा रहा। तो आप देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या मैं छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपका मैचिंग का। पिछली कक्षा में हमने देखा था ये एक्सटेंशन फ्लेक्शन आपके आते रहते हैं। तो एक्सटेंशन के संदर्भ में क्या दिया आपका, एक्सटेंशन में देखा था कि जहां पर आपका एंगल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उष्ट्रासन। आपको पता ही कि हम पीछे की तरफ झुकते हैं, बैक बेंडिंग करते हैं, तो उसमें जो आपका एंगल है जॉइंट का वो आपका इंक्रीज होता है, तो उष्ट्रासन हो जाएगा। एक्सियल जो ट्विस्ट है आपकी वो स्पष्ट आपको दिख रहा, अर्धमस्येंद्रासन, जहां पर हम थोड़ा स्पाइनल को ट्विस्ट करते हैं, बॉडी जब टर्न होती है हमारी। फ्लेक्शन था जब एंगल कम होता है हमारा, और वो होता है आपको पाद हस्तासन, जब नीचे की तरफ हम झुक के पैरों पे हाथ लगाते हैं तो आपका जो जॉइंट का एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। और एक्सियल जो स्ट्रेचिंग है आपकी वो ताड़ासन में होती है, जब हम ऊपर की तरफ शरीर को वर्टिकली स्ट्रेच करते हैं तो स्पाइन भी आपकी फुली स्ट्रेच होती है। तो ये सही मैच कर रहा है, तो उस आधार पे आप ऑप्शन देख लीजिएगा। अगला है कि विच आर द कंपोनेंट्स फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये भी हमने पढ़ा था। मस्कुलर सिस्टम जब हमने पढ़ा था और मसल का मेटाबॉलिज्म देखा था, वहां पे हमने ग्लाइकोलाइसिस को समझा था। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में जो होता है आपका एक पायरुविक एसिड आपका प्रोड्यूस होता है और एटीपी प्रोड्यूस होता है। एटीपी के दो आपके एटीपी आपके यूज होते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं, और दो ही आपके पायरुविक एसिड भी दो आपके प्रोड्यूस होते हैं, और एटीपी भी आपके दो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दो आपके बनेंगे, बी और डी, सेकंड ऑप्शन। बाकी एडीपी है, ये तो रिएक्शन में आपका इसका कोई रोल नहीं रहता है आपका, ये आपका हटा दीजिए। H2O का भी कोई रोल नहीं है, अमीनो एसिड का भी कोई रोल नहीं है। बी और डी ऑप्शन, और ये आपका स्पष्ट वहां पे क्लास में हमने चित्र में दे रखा है। अगला पेपर देखिए, इसमें कम ही थे क्वेश्चन आपके। निम्नलिखित में से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। जैसे हमने देखे थे, पहले भी क्वेश्चन आया था, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसके आपके दो आंसर स्वीकार किए हैं उन्होंने। कैसे कि जैसे ये ट्रिप्टोफेन है या वेलाइन है, ये तो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनको तो आप हटा दीजिए, डाइट में इनका यूज होता है आपका। एग्रेनाइन जो है आपका, ये कंडीशनली एसेंशियल है। कोई ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एसेंशियल हो, कंडीशनली है। जैसे चिल्ड्रन की ग्रोथ में आपका यूज होता है, बीमार हो गए तब यूज होता है, लेकिन सामान्यतः जो अडल्ट व्यक्ति है उसको हमेशा इसकी आवश्यकता नहीं होती। उस आधार पे ये कुछ अंश में जुड़ता, कुछ अंश में नहीं जुड़ता। और जो जाइलिन है आपका, ये तो अमीनो एसिड ही नहीं है, ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक सोलवेंट है, हाइड्रोकार्बन में एनवायरमेंट में हमने पढ़ा था ये। तो एक तो ऑप्शन ये सही है, क्योंकि आपत्ति दर्ज की गई थी तो उन्होंने इसको भी सही मान लिया है, क्योंकि ये भी कंडीशनली एसेंशियल है, पूरी तरह से एसेंशियल नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल से पहले भी क्वेश्चन आया था, अब भी आ गए, तो उनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं। पहले नाम नहीं आए थे, अब नाम भी आ गए हैं। अमीनो एसिड की संख्या भी पूछी गई थी, पहले 22 आपकी आई थी, और 22 में मैं आपको बताया भी था, 21 और 22 के नाम भी याद रखिएगा आपका। पायरोडाइन था, सेलेस्टिन, ऑननाइन, अजीब अजीब से नाम थे, आप ध्यान रखिएगा। अगला है, मनुष्य में भावात्मक
सॉरी इंग्लिश में देख लीजिए, विच हार्मोन कंट्रोल द इमोशनल एंड इंस्टिंक्ट सेक्सुअल बिहेवियर इन ह्यूमन। इसमें यूजीसी नेट वालों ने फर्स्ट ऑप्शन स्वीकार किया है आपका, जो इंस्टिंक्ट आपका मूल प्रवृत्ति का जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। और मैंने साइट्स पे देखा गूगल पे, तो वहां पर ऐसा नहीं मिला, उन्होंने टेस्टोस्टेरोन को इसके साथ मतलब जोड़ा है। और हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन हम जो पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, तो वे रिलीज करने के लिए कि आगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज करे, उन संकेतों के लिए हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसी रिसर्च या में हो जो मेरी जानकारी में ना हो, क्योंकि इस पर आपत्ति भी डाली गई थी और उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, तब भी उन्होंने फर्स्ट को ही रखा। तो क्या कारण है क्या नहीं ये पक्का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने जो सर्च कर पाया, मैं उन्होंने तो टेस्टोस्टेरोन को ही आंसर के रूप में सही बताया है। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ हाई लेवल हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक डैमेज, कि कार्डियक डैमेज के लिए कौन सा हार्मोन्स का हाई लेवल आपका उत्तरदायी होता है। इसका जो आंसर उन्होंने स्वीकार किया है वो एंड्रोजेनिक हार्मोन स्वीकार किया है, जो कि सेक्सुअल जो शरीर के अंदर परिवर्तन है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये भी मुझे कंफ्यूजिंग लगता है, तो ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो मुझे कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल पाया। ये रिलेट तो किया है कुछ साइट के ऊपर कि हाँ एंड्रोजन्स जो हैं वो हार्ट के साथ या कार्डियक डैमेज के साथ में जुड़े हुए हैं, या कार्डियक जो आपका प्रभाव है उस पे जुड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादातर ने थायराइड हार्मोन्स को बताया कि थायराइड जो हार्मोन्स हैं वो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, कार्डियक की एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो उससे हार्ट डैमेज होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो पूरी तरह अभी भी मुझे स्पष्ट नहीं है, जो उन्होंने स्वीकार किया है वो आप ध्यान रखिएगा, बाकी मैं इसमें ज्यादा नहीं बता सकता। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में प्रोटीन की कमी के कारण से कौन सी बीमारी हो सकती है। प्रोटीन की कमी से बचपन में दो रोग आपके मुख्यतः देखे जाते हैं। एक है मरासमस आपका, और दूसरा है काशियोरकोर। काशियोरकोर दो, दोनों में अंतर क्या है कि जो मरासमस है वो प्रोटीन और कैलोरी, मतलब उसमें एनर्जी की भी कमी होती है, प्रोटीन की तो बहुत पतला होता है। और ये ज्यादातर 1 वर्ष तक की आयु के ही बच्चों में देखने को मिलता है। जो काशियोरकोर है आपका, ये इसमें केवल प्रोटीन की कमी होती है। इसमें एनर्जी का पार्ट तो ठीक रहता है, कैलोरी पर्याप्त हो सकती है, लेकिन प्रोटीन की ही कमी होगी। ये 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में ज्यादातर मिलता है। इसमें तो वजन बहुत कम होगा, इसमें वजन सामान्य हो सकता है, क्योंकि इसमें सूजन होती है। इसमें एक विशेष जो है, इसमें सूजन नहीं होती, इसमें सूजन रहती है। बाकी अगर देखें मरासमस के अंदर, इसमें व्यक्ति का माइंड ठीक काम करता है, आपका ठीक रहता है, बस कमजोर होता है। यहाँ चिड़चिड़ा रहता है, कंफ्यूजिंग रहता है, तो स्वभाव यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। यहाँ भूख लगती है या भूख नहीं लगती, तो कुछ सिम्टम्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, उनको ध्यान रखिएगा। बाकी रिकेट्स हम पढ़ चुके हैं, ये विटामिन डी की कमी से है। केराटोमेलेशिया हमने पढ़ा था शुरुआत में, विटामिन ए की कमी से था, जो कोर्निया में दिक्कत थी। और जो ये आपका क्षीरोफिथलेमिया है, ये भी आंख की ही आपकी दिक्कत है, सूखापन आ जाता आंख के अंदर, रतौंधी आदि रोग भी हो सकते हैं। ये भी विटामिन ए की ही कमी से आपका होता है। तो इनको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। आगे हड्डियां पूछी है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन, देखो पहले एक्सियल स्केलेटन की हड्डियां पूछी थी, पिछले क्लास में हमने देखा था। इस वाले में उन्होंने अपेंडिकुलर स्केलेटन की हड्डियां पूछी, मतलब नहीं है, सॉरी नहीं है, मतलब एक्सियल की है। तो क्लेविकल है आपका, ये तो अपेंडिकुलर का है, इसको हटा दो। स्केपुला भी आपका है, सर्वाइकल वर्टिब्रा आपका अपेंडिकुलर का नहीं है। स्टर्नम है, ये भी आपका नहीं है। बाकी पेल्विस जो आपके पेल्विक, वो भी आपका अपेंडिकुलर का है। तो सी और ई थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। स्टर्नम आपका थोरेसिक में हो जाएगा, सर्वाइकल वर्टिब्रे ये आपके वर्टिब्रे में आ जाएगा। आगे है, यदि एक व्यक्ति अपने बाएं पैर को बाईं ओर उठाता है और वापस लाता है, जबकि यह गतिक्रिया करते हुए घुटने सीधे रहते हैं, ये दोनों गतिक्रिया क्या कहलाती है। मतलब जो पैर है आपका सीधा खड़ा है और उसको बाईं ओर ले गया, अपने बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाया, पैर को बाईं ओर उठाता है फिर वापस लाता है,
तो इस तरह से मूव करता है। तो हमने देखा था पिक्चर से, ये एबडक्शन एडक्शन कहलाता है। जब हम मिड लाइन से शरीर को दूर ले जाते हैं या पास लाते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है आपकी एबडक्शन या एडक्शन, दो तरह का है। जब मिड लाइन से दूर ले जाते हैं तो एबडक्शन है, जब मिड लाइन के नजदीक आते हैं आपका तो एडक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज द मेंशन्ड बॉडी ऑर्गन्स इन सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो। ये पहले भी आपका ब्लड फ्लो का आया था, तब चार्ट से मैंने आपको बताया था किस किस तरह से होगा, तो उसको दोबारा से आप देख लीजिएगा। तो इसमें अगर हम देखें, हार्ट के 4 चैम्बर बनाए, तो ये आपका राइट ओरिकल हो गया, तो पहले यही आ जाएगा। उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुई, ब्लड यहाँ पे आया, तो दूसरे पे ये आ जाएगा। दो तो ठीक है। पल्मनरी नाम से फिर दो दे रखे, पल्मनरी एओर्टा और पल्मनरी वेना केवा। तो वैसे तो जो सबसे बड़ी आपकी होती है वो एओर्टा ही कहलाती है, उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद एओर्टा आ जाएगा आपका, और वेना केवा से मैं वेन्स ले रहा हूँ यहाँ पे, तो उस दृष्टि से फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा। इन दो में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, एओर्टा और वेना केवा में। तो मेरी दृष्टि से पहले एओर्टा आना चाहिए, उसके बाद आपका वेना केवा आना चाहिए, और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा बाइकस्पिड वॉल। तो ये आपका पांचवा आ जाएगा। तो उस आधार पे थर्ड ऑप्शन सही होगा, DABCE। तो ये पेपर भी पूरा हो गया। बाकी ये क्वेश्चन हम अगली कक्षा में करेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं। ओम शांति।